नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इटली रवाना हो गए हैं। हमारे सहयोगी विष्णु सोम वहां मौजूद हैं, जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से इस सम्मेलन की रिपोर्ट आप तक लाते रहेंगे। तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेश दौरा है। ये G7 का 50वां सम्मेलन है। G7 बनने के इन 5 दशकों में दुनिया की तस्वीर काफी कुछ बदल गई है। अब इस नई दुनिया में भारत और चीन जैसे देश 21वीं सदी की बड़ी ताकत हैं और दुनिया का बाजार और भारत का बाजार भविष्य की बड़ी उम्मीद है। इस लिहाज से यह मान्यता बड़ी हो रही है कि G7 को अपने दरवाजे खोलने चाहिए और G8 या G10 की तरफ बढ़ना चाहिए। भारत फिलहाल मेहमान देश की तरह इस सम्मेलन में जा रहा है, लेकिन G7 की सदस्यता का उसका दावा मजबूत है। इस बार सम्मेलन इटली के अपूलिया में हो रहा है। G7 में शामिल देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इटली की प्रधानमंत्री ने नमस्ते कर स्वागत किया है। इस बार G7 शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में 2 बड़ी जंग लड़ी जा रही हैं। गाजा में इजरायल लगातार हमले कर रहा है और हजारों लोगों की मौत इस जंग में हो चुकी है। वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध 2022 से ही जारी है। माना जा रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह मुद्दा छाया रहेगा। G7 शिखर सम्मेलन में इस बार भारत को आउटरीच देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा है कि मुझे खुशी है कि तीसरे कार्यकाल की मेरी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है। मैं 2021 में G20 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी इटली यात्रा को गर्मजोशी से याद करता हूं। पिछले साल प्रधानमंत्री मेलोनी की भारत की 2 यात्राएं हमारे द्विपक्षीय एजेंडे में गति और गहराई लाने में सहायक थीं। हम भारत इटली रणनीतिक साझेदार को मजबूत करने और भारत प्रशांत और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आउटरीच सत्र में चर्चा के दौरान AI, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर फोकस किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे दूसरे नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूं। इस सम्मेलन पर देखिए विष्णु सोम की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के अपूलिया में आने वाले हैं। NDA 3 की सरकार बनने के बाद ये देश के बाहर उनकी पहली यात्रा है। G7 यानी दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की बैठक में वो स्पेशल इनवाइटी है। इस बार प्रधानमंत्री की ये एक दिन की यात्रा है। यही वजह है कि वो भारत के मूल निवासियों से भी बस 5 मिनट के लिए मिलेंगे। दूसरी यात्राओं की तरह किसी स्टेडियम में बड़ा इवेंट नहीं होगा इस बार। ये बोर्गो इग्नासिया रिजॉर्ट से 60 किलोमीटर दूर है बारी, जहां मैं हूँ इस वक्त। बोर्गो इग्नासिया में G7 बैठक हो रही है। G7 में बड़े नेताओं की वजह से सिक्योरिटी बहुत सख्त है और सब लोग आसानी से पहुंच नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर बंद दरवाज़ों के पीछे यूक्रेन के भविष्य पर बातचीत हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इटली में है। उनका एजेंडा साफ है। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति पर होने वाली बैठक से पहले रूस के एसेट से $50 अरब का एक पैकेज यूक्रेन को दिए जाने पर मोहर लगा दी जाए। ये अभी तय नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री यूक्रेन की बातचीत में शामिल होंगे या नहीं। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो यूक्रेन शांति बैठक में भी जाएंगे। वैसे भारत का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर होगा। इटली में भी ग्लोबल साउथ के नेता होने के तौर पर भारत का अहम रोल है। G7 में भारत लगातार बुलाया जा रहा है। चीन इस ग्रुप का सदस्य नहीं है और रूस को भी 2014 में क्राइमिया पर हमले के बाद यहाँ से निकाल दिया गया था। इटली में प्रधानमंत्री बायलैटरल बैठक में, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ भी वो मिल सकते हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच काफ़ी तनाव चल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का फोकस इंडो पैसिफिक, अफ्रीका, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर होगा। इटली के साथ भी आपसी रिश्तों पर बात होगी।
जो काफ़ी मजबूत है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पिछले साल मार्च में G20 समिट के लिए भारत भी आई थी। इटली में इंडियन ओरिजिन के 2 लाख लोग हैं, जो यूरोपियन यूनियन में नेदरलैंड्स के बाद सबसे ज़्यादा है। इटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी सदस्य है। 2022-2023 में आपसी व्यापार $15 अरब था। इटली EU में भारत का चौथा सबसे बड़ा सहयोगी है। इटली में भारत का फार्मा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग में $40 करोड़ का निवेश है। The G7 is an important platform because it has as members the most important and industrialized countries in the world and some of our key global partners. And for the Prime Minister, it's an occasion to reiterate the importance we attach to multilateralism. It's a platform on which he will espouse his vision of Vasudhaiva Kutumbakam and also follow up on some of the outcomes of the G20 summit that he had chaired last year. And obviously, we are also voicing the aspirations and expectations of the global south on this platform. इस रिश्ते की एक बात लोग भूल जाते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में करीब 50,000 भारतीय फौजियों ने इटली को आज़ाद करने की लड़ाई में हिस्सा लिया था। फ्लोरेंस, बोलोनिया और मोंटे कैसिनो जैसे जगहों में भारतीय फौज अब भी याद किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की G7 यात्रा उनकी इस बार की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा तय करेगी। भारत किसी एक पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, इसलिए दुनिया भर में उसकी बहुत अहमियत है। बारी इटली में कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ विष्णु सोम, NDTV इंडिया। कुवैत की एक इमारत में लगी भीषण आग में 45 भारतीयों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे पर हमने अब से कुछ देर पहले राजपाल त्यागी से बात की, जो कुवैत में कारोबारी हैं। उन्होंने अपना नंबर दिया है और कहा है कि वो हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। साथ ही हमने पीड़ित के भाई शाहरुख से भी बात की, जिन्हें अपने भाई के शव का इंतजार है, जिसकी अगले महीने शादी होनी थी। बाकी अभी तो यही खबर है, कुछ लोग अस्पताल में भी हैं और उनकी सहायता की जा रही है। दूसरे जितनी यहाँ की इंडियन कम्युनिटी है, उसकी अलग अलग बहुत सारी एसोसिएशन है। एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंडियन कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप, जिसमें हम लोगों ने अपनी ओर से भी कि कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई सहायता की आवश्यकता है तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। पहले भी हम कोरोना के समय इस तरीके की कुछ दुर्घटना के समय में अपनी ये सब सहायता दे चुके हैं और भारतीय दूतावास के कोऑर्डिनेशन में हम हमेशा कार्यरत रहे हैं। हमारे साथ एक शाहरुख भी जुड़ गए हैं, आप भी बने रहिए हमारे साथ। शाहरुख, बहुत दुखद जानकारी मिली कि आपके भाई नहीं रहे और आप जा रहे हैं, आप चाहते हैं उनका शव आ जाए, शायद उसमें कुछ मुश्किल आ रही है आपको। थोड़ा बताइए क्या स्थिति है इस समय, क्या आपको जानकारी मिल रही है? मेरी बात भाई से मंगलवार को हुई थी, 9 PM रात को हुई थी बात उनकी। वो नेक्स्ट मंथ आने वाले थे मैम, 5 जुलाई को उनकी टिकट है और हमने डिसाइड किया था कि 22 और 25 के बीच में उनका निकाह, शादी का हमने डिसाइड किया था सारा। वो आ रहे थे बस शादी के लिए ही। मेरे को भाई का बॉडी आप यहाँ पहुँचा दे जल्द से जल्द, क्योंकि मालूम नहीं सब लोग घर पर बहुत ज्यादा परेशान है और ज्यादा दिन वेट करा तो मे भी पॉसिबिलिटी किसी को हार्ट अटैक ना आ जाए। मैं आपके माध्यम से और NDTV इंडिया के माध्यम से इनको अपना मोबाइल नंबर भी इस चैनल के द्वारा देना चाहता हूँ, 99608118। ये मुझे संपर्क कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर है। ये अमेरिकी इतिहास में पहली बार हुआ है। अमेरिका में हुए एक सर्वे में बाइडेन को सिर्फ 39% रेटिंग मिली। 6 राज्यों में 1 से लेकर 6% तक पीछे बाइडेन चल रहे हैं। और इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा।
अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई सिटिंग राष्ट्रपति, जो एक प्रेसिडेंट है, उसकी अप्रूवल रेटिंग है वो सबसे कम है, महज 39%, 39%। आने वाले चुनाव में भविष्य का फैसला होना है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा राष्ट्रपति चुनाव में। और 6 जो स्विंग स्टेट यानी कि किसी भी तरफ वोट दे सकते हैं, वहां पर जो बाइडेन जो है वो 1 से लेकर 6 पॉइंट तक पीछे चल रहे हैं। विस्कॉन्सिन और मिशिगन जो राज्य है वहां पर वो बेहतर स्थिति में बताए जा रहे हैं, लेकिन हिस्टोरिकली ये हुआ है कि सर्वे में वहां पर कुछ और आता है और डेमोक्रेट्स को असल में वहां पर वोट्स कम मिलते हैं। हालांकि यहां पर अगर वो जीत भी जाते हैं, जो बाइडेन अगर जीत भी जाते हैं, तो भी उनको एक और स्विंग स्टेट की जरूरत पड़ेगी जो उनको 270 इलेक्टोरल वोट्स दे सके और तभी वो जीतेंगे। ये सारी चीजें द इकोनॉमिस्ट की सर्वे में कही गई हैं, जो एक मॉडल बनाकर वोटिंग पैटर्न्स, राज्यों के पैटर्न सब कुछ मिलाकर और सर्वे कर इस तरह की बात जो है, इस तरह के प्रेडिक्शन जो है वो सामने रखता है। हालांकि अभी वक्त है, 5 महीने का वक्त है, 5 नवंबर को चुनाव होने हैं और उस समय तक कई चीजें बदल सकती हैं। लेकिन पहले जैसे कहा जा रहा था कि जो बाइडेन को काफी आसानी होगी जीतने में, क्योंकि कई केसेस हैं ट्रंप के सामने और उनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो सबके सामने, तो ये ऐसी स्थिति जो है वो नजर नहीं आ रही है। अगर कोई छोटी मोटी भी गलती होती है, एरर होता है वोटिंग पैटर्न्स में, तो उसका फायदा भी डोनाल्ड ट्रंप को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ द इकोनॉमिस्ट की ही बात अगर हम ना करें, बाकी सर्वेज की बात करें, तो उसमें जो बाइडेन कुछ में जो है वो बेहतर करते भी नजर आ रहे हैं। जैसे पॉलिटिकल डेटा साइट 538 कहता है कि बाइडेन के जीतने के चांस जो है वो 53% है और ट्रंप के महज 47%। दूसरी तरफ रॉयटर्स, इप्सॉस और मॉर्निंग कंसल्ट भी ये कह रहा है कि बाइडेन आगे हैं। एक और सर्वे में जो बाइडेन और ट्रंप के बीच टाई है और एक में ट्रंप आगे बताए जा रहे हैं। AP NORC पोल 12 को रिलीज हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि 48% अमेरिकन जो हैं वो ये मानते हैं कि मैनहट्टन में जूरी ने जो फैसला दिया दोषी ठहराने का ट्रंप को 34 मामलों में, वो बिल्कुल सही फैसला था। लेकिन CBS YouGov पोल में जब लोगों से पूछा गया कि क्या उनको दोषी ठहराया जाना उनके वोट करने पर कोई असर डालेगा, तो उसमें 55% अमेरिकियों ने कहा कि ट्रंप को दोषी ठहराए जाने से उनके वोटिंग चॉइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए अर्थव्यवस्था, अपराध, सीमा, लीगल इमिग्रेशन वगैरह जो है वो ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। यानी कुल मिलाकर अभी जो कहते हैं कि फील्ड जो है वो वाइड ओपन है, दोनों में से कोई भी कैंडिडेट जीत सकता है, पलड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया। अगली खबर का रुख करते हैं। इटली के कुछ लग्जरी ब्रांड्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। लुई विटॉन जैसे बड़े लग्जरी ब्रांड भी इसमें शामिल हैं। क्या है पूरा मामला, बता रही हैं हमारी सहयोगी अदिति राजपूत। इटली के कुछ लग्जरी ब्रांड्स पर शिकंजा कसता जा रहा है। ताज़ा मामला लुई विटॉन जैसे बड़े लग्जरी ब्रांड का है। LVMH की इतालवी सहायक कंपनी डियोर को 1 साल के लिए न्यायिक प्रशासन के अधीन रखा गया है। डियोर ब्रांडेड हैंडबैग बनाने के लिए जाना जाता है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो श्रम कानूनों के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। मिलान की कोर्ट ने कहा है कि डियोर अपने सप्लायर की देखरेख करने में विफल रही है। यहाँ जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनमें अवैध अप्रवासी भी शामिल थे। यहाँ पर कोर्ट का कहना था कि घटिया परिस्थितियों में मजदूरों को रखा गया, तय घंटों से ज़्यादा काम करने को उन्हें मजबूर किया गया, लगातार प्रोडक्शन के लिए मजदूरों के हितों की अनदेखी की जाती रही, यहाँ तक कि छुट्टियों वाले दिन कार्यस्थल पर ही मजदूरों को सोने को मजबूर किया गया। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो सुरक्षा उपकरण थे उन्हें भी मशीनों से हटा दिया गया। मिलान कोर्ट के फैसले से LVMH के जो शेयर्स हैं उनमें भारी गिरावट भी दर्ज की गई। कोर्ट ने एक विशेष कमिश्नर को निगरानी के लिए नियुक्त किया है। कमिश्नर कोर्ट को नियमित रिपोर्ट करते रहेंगे कि वहां पर अब क्या कुछ चल रहा है और उस रिपोर्ट के हिसाब से ही निगरानी हटाने पर कोर्ट आगे का फैसला लेगा। 2024 में मिलान कोर्ट की सख्ती का ये तीसरा उदाहरण है। अप्रैल में अरमानी समूह के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई थी।